फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंग्लिश पेडागोजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ डिटेल समझेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर इस वीडियो में लिए गए सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं आप लोगों के लिए नए नए एमसीक्यूज के साथ वीडियो लेकर आती हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मीना इज एबल टू रिकॉग्नाइज दैट वर्ड इनवाइसेस in a text or when it is spoken but is not able to use it on her own, what would you call this vocabulary? मतलब कि मीना किसी पाठ में जब वह बोला जाता है ना, जब पाठ बोला जाता है तो उस शब्द यानी कि इनवाइसेस, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा परिकल्पना, ठीक है, को पहचानने में सक्षम है, लेकिन वह इसे स्वयं उपयोग करने में क्या है, सक्षम नहीं है। मतलब इस जो टेक्स्ट दिया है इनवाइसेस, इसको क्या कर रही है, पहचान पा रही है, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर पा रही है, पहचान पा रही है, लेकिन इसे वह स्वयं उपयोग करने में सक्षम नहीं है। यूज इट ऑन हर ओन, नॉट एबल, है ना, मतलब वो उसे यूज करने में सक्षम नहीं है। तो आप इस शब्दावली को क्या कहेंगे, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। तो कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में पहले हम। जैसे कि शौ शब्द का, जैसे कि 100 शब्द है ना, टेक्स्ट है 100 शब्द का, उसमें से 50 शब्द जो है ऐसे हैं, अगर आपने कहीं देखे वो शब्द तो आपको याद आ गए, ठीक है, जिसे आप क्या कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। अगर आपने वो शब्द कहीं देखा तो आप उसको रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान पाएंगे। और 10 शब्द जो हैं ऐसे हैं जिसे आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो ऐसे शब्द होंगे 10, ठीक है। तो जो ये 10 शब्द है, ठीक, ये 10 शब्द है जैसे कि जिसको आप यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, बोलकर या फिर लिख कर ही करोगे, है ना, या तो बोलकर करोगे या फिर आप लिख कर करोगे यूज, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एक्टिव हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके एक्टिव वोकेबुलरी में आ जाएंगे। लेकिन जिसको, जो आपने 50 शब्द है जिसको आप रिकॉग्नाइज करते हो, है ना, कहीं देखे तो आप उस आपको वो क्या हो जाता है, याद आ जाता है, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हम इन 50 शब्दों को। ये क्या हो जाएगा आपका, ये है पैसिव, ठीक है, ये क्या है, पैसिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कि आप पहचान तो पा रहे हो लेकिन आप उसको यूज करने में सक्षम नहीं हो, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Assessment designed to monitor and improve students' progress during the teaching learning process. Option A है assessment of learners, option B assessment for learning, option C assessment of learning, option D है assessment as learning। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि शिक्षण के दौरान, है ना, ड्यूरिंग द टीचिंग, शिक्षण के दौरान जो है छात्रों की प्रगति, है ना, छात्रों की प्रगति और प्रगति की जो है वो निगरानी, है ना, मॉनिटर और सुधार, इम्प्रूव करने के लिए उसमें के लिए जो है डिजाइन किया गया, क्या है यहाँ पर मूल्यांकन, असेसमेंट है, वो कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसको हम FA
यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसको हम एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट होता है। स्टूडेंट का क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट जो है वो होता है। जैसे कि आप समझते हैं, जैसे उसे इसमें हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, टाइम देते हैं समझने का, है ना, अपनी गलती सुधारने का, या फिर दोबारा से पढ़ाकर उसके जो कंफ्यूजन होते हैं उसको दूर कर सकते हैं इस असेसमेंट के द्वारा। ठीक है, उसमें जो है इम्प्रूवमेंट लाते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not the purpose of remedial teaching? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जरूर से इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है टू एलिमिनेट इनअफेक्टिव हैबिट्स, यानी कि इनइफेक्टिव यानी कि अप्रभावी आदतों को क्या करना, खत्म करना, एलिमिनेट करना। ऑप्शन बी है टू टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट लर्न प्रॉपरली, या फिर ठीक से नहीं सीखी गई भाषा की वस्तुओं को क्या करना, फिर से पढ़ाना। ऑप्शन सी है टू मेक लर्नर्स लर्न बाय ड्रिलिंग, या फिर लर्नर को क्या करना सिखाना बाय ड्रिलिंग, है ना, अभ्यास कराकर, अभ्यास द्वारा शिक्षार्थियों को सिखाना। ऑप्शन डी है टू अराइज लर्नर्स इंटरेस्ट इन लर्निंग विथ स्टिमुलेटिंग अप्रोचेस। अब स्टिमुलेटिंग अप्रोचेस मतलब कि उद्दीपक या उत्तेजित बोल सकते हैं इसको, उत्तेजक तरीकों से क्या करना, शिक्षार्थियों में सीखने की रुचि को पैदा करना, इंटरेस्ट पैदा करना बच्चों में। किस प्रकार, तो स्टिमुलेटिंग अप्रोचेस के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर नॉट द पर्पस बोला है ना, कौन सा पर्पस है ये नहीं पूछा है, रेमेडियल टीचिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है, नॉट बोल दिया है। तो जो है टू मेक लर्नर्स लर्न बाय ड्रिलिंग, तो अभ्यास कराना, रटवाना, है ना, रटवाना नहीं है बच्चों को किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और एक और चीज याद रखिएगा, ये जो रेमेडियल टीचिंग है है ना, ये स्टूडेंट के लिए भी होता है और आपके टीचर्स के लिए भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टूडेंट के लिए भी होता है और टीचर के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। क्योंकि जब आप पढ़ा रहे हो तो यदि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो तो आपको भी अपने अप्रोच में क्या करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, है ना, तभी बच्चे समझ पाएंगे। तो ये दोनों के लिए रेमेडियल टीचिंग होती है। नेक्स्ट है which of the following questions involves most inference making by students after reading a poem। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न, है ना, कौन सा प्रश्न छात्रों द्वारा कविता पढ़ने के बाद सबसे अधिक जो है अनुमान लगाने, है ना, सबसे अधिक अनुमान लगाने से संबंधित है। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, कि कौन सा प्रश्न होगा जो छात्रों के द्वारा कविता पढ़ने के बाद, है ना, सबसे अधिक अनुमान लगाने से संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्फ्रेंस का मतलब समझ लेते हैं हम। इन्फ्रेंस मतलब हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिखती हूँ, इन्फ्रेंस मतलब हो जाएगा आपका गिवन इंफॉर्मेशन। इसमें क्या क्या हो जाएंगे आपके, कहाँ पर लिखूं मैं, यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, इन्फ्रेंस मतलब हो जाएगा गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके साथ ही साथ क्या होना चाहिए आपका, एक्सपीरियंसेस होना चाहिए खुद का। ठीक है,
एक्सपीरियंस होना चाहिए स्वयं का, ठीक है। और एक्सपीरियंस या फिर आपका नॉलेज जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो नॉलेज के थ्रू, स्वयं के एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज के थ्रू जो है कोई, जब आप कोई कंक्लूजन देते हैं, क्या देते हैं, कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आपका इन्फेरेंस कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तो इन्फेरेंस कहेंगे जब ये तीनों चीजें हों। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, डज द लिटिल गिवन बाय द पोएट फिट द पोयम। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि कविता से एक कल्पना चुने और उसे एक वाक्य में क्या करें, प्रयोग करें, ठीक है। ऑप्शन बी है, पिक एन इमेजिनरी फ्रॉम द पोयम एंड यूज इट इन अ सेंटेंस। या फिर कविता के बारे में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया, इस पर आप एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ये बोला है। ऑप्शन सी है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हाट यू मोस्ट लाइक्ड अबाउट द पोयम। नहीं, ऑप्शन ए में बोला है कि डज द लिटिल गिवन बाय द पोएट फिट द पोयम। मतलब कि इसमें बोल रहा है कि जो मतलब क्या कवि के द्वारा ना, पोएट है ना, हाँ, तो क्या कवि द्वारा दिया गया शीर्षक जो है वो कविता के अनुकूल है, मतलब इसमें आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। और पिक एन इमेजिनरी फ्रॉम द पोयम एंड यूज इट इन अ सेंटेंस, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि कविता से क्या करना है, एक इमेजिनरी फॉर्म ढूंढना है, मतलब कि कल्पना चुनना है, और उसे एक वाक्य में आपको प्रयोग करना है, यानी कि एक सेंटेंस में आपको प्रयोग करना है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया था। ऑप्शन सी है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन व्हाट यू मोस्ट लाइक्ड अबाउट द पोयम। तो इसमें बोल रहा है कि आपको कविता के बारे में सबसे अधिक क्या पसंद आया, मोस्ट लाइक्ड अबाउट द पोयम, है ना। इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट था, हाउ डिड द फॉरेस्ट अपीयर टू द लिटिल बॉय एज पर द पोयम। मतलब कि कविता के अनुसार जो है छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाई दिया, ये भी यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी तो सही नहीं होगा। ऑप्शन ए में क्या हो रहा है कि इसमें गिवन इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस आपके स्वयं की, उसके थ्रू आप कोई कंक्लूजन देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको टाइटल गिवन है बाय पोएट, पोएट के द्वारा, और आपको टाइटल गिवन करना है यहाँ पर अपने स्वयं के एक्सपीरियंस नॉलेज के थ्रू, ठीक है। उसके ऊपर आपको एक कंक्लूजन देना है ना, यानी कि टाइटल गिवन करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि इसमें ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, मोस्ट लाइक्ड अबाउट द पोयम बोला है, क्योंकि इसमें आपके आंसर है, इसमें एक ही आपको क्या अच्छा लगा ये बताना है ना। इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको फट से पता चल जाएगा कि आपको मान लो जंगल अच्छा लगा, तो आपने एक ही लाइन में आंसर बोल दिया, है ना। आपने इसमें अपना दिमाग नहीं लगाया, किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हो, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें बेस्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है आपका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम लैंग्वेज एजुकेशन। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो भाषा शिक्षा से संबंधित अवधारणा नहीं है। ऑप्शन ए है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन बी वेवलेंथ ऑफ साउंड, ऑप्शन सी फर्स्ट इंटरफेरेंस, ऑप्शन डी एरर करेक्शन। तो कौन सा जो है वो भाषा शिक्षा से संबंधित अवधारणा नहीं है इन चारों ऑप्शन में से, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वेवलेंथ ऑफ साउंड। ये नहीं होगा। बाकी आपका एरर करेक्शन की बात होती है आपके भाषा शिक्षा में, है ना। और फर्स्ट इंटरफेरेंस इसकी भी बात होती है, जैसे पहली भाषा दूसरी भाषा को सीखने में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है, इसकी बात भी होती है। ग्रामर ट्रांसलेशन का मेथड का यूज तो होता ही है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
The subconscious acceptance of knowledge where information is stored in the brain through the use of communication is known as language dash। तो इसमें बोला जा रहा है सबकॉन्शियस यानी कि ज्ञान की जो अवचेतन होती है, स्वीकृति होती है ना, अवचेतन। सबकॉन्शियस यानी कि हो जाएगा अवचेतन। ठीक है, जहां संचार के उपयोग के माध्यम से क्या होता है, मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में, ब्रेन के थ्रू, है ना, ब्रेन में जानकारी संग्रहित की जाती है, उसे भाषा के रूप में जाना जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लर्निंग, ऑप्शन बी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एक्विजिशन, ऑप्शन डी फंक्शन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है बट इसका एकदम सिंपल सा आंसर आपको याद रखना है। यहाँ पर बात हो रही है आपके सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस की, है ना। तो सबकॉन्शियस क्या होता है, अगर आपको ये पता होगा तो आप इसका आंसर तुरंत लगा लेंगे। ठीक है, ये किसमें होता है? तो ये होता है आपके अर्जन, है ना, यानी कि आपके एक्विजिशन में होता है आपका सबकॉन्शियस, प्लस क्या हो जाएगा, ये होता है नेचुरल। नेचुरल वर्ड को भी आप याद रखेंगे, सबकॉन्शियस होगा और आपका नेचुरल होगा, लिखा हो, है ना। मतलब कि इसमें आप विदाउट एफर्ट, है ना, या फिर ये दोनों तो लिखा ही होगा, इसके साथ साथ और क्या लिखा होगा, विदाउट एफर्ट, विदाउट एफर्ट्स लिखा हो, या फिर लिखा हो इनफॉर्मल, या फिर इनफॉर्मल लिखा हो, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके एक्विजिशन में संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्विजिशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ राइटिंग स्किल। मतलब कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो लेखन कौशल का घटक नहीं है ना, राइटिंग स्किल्स का। ऑप्शन ए है यूज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब कि यूज शब्दों की जो है सही वर्तनी का उपयोग करें। ऑप्शन बी है रीड अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड पुट देम इन अ सेंटेंस, या फिर उपयुक्त शब्दों को पढ़ें आप, ठीक है, और उन्हें एक वाक्य में रखें। ऑप्शन सी है रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ वेरियस ग्राफिक सिग्नल्स, या फिर आप विभिन्न ग्राफिक संकेतों के अर्थ को क्या करें, रिकॉग्नाइज करें, पहचाने। ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड आइडियाज इनटू लॉजिकल सीक्वेंस, या फिर आप क्या करें, तो विचारों, है ना, विचारों और विचारों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर नॉट बोल दिया है ना, कि राइटिंग स्किल्स के कौन से कंपोनेंट नहीं है पूछा है इसमें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ वेरियस ग्राफिक सिग्नल्स। अब यहाँ पर बात हो जा रही है एक प्रकार से अर्थ को पहचानने की, है ना, मीनिंग दिया है तो यहाँ पर बात हो जा रही है अर्थ को पहचानने की। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आपके रीडिंग स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, पठन कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये राइटिंग कौशल के कंपोनेंट्स जो है वो नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन लैंग्वेज स्किल विच कैन नॉट बी टॉट यूजिंग ऑडियो एड्स इज। अब इसमें ऑडियो एड्स के द्वारा पढ़ाया नहीं जा सकता, है ना, वो कौन सा लैंग्वेज स्किल है, एक ये पूछा है। ऑप्शन ए है स्पीकिंग स्किल, ऑप्शन बी रीडिंग स्किल, ऑप्शन सी राइटिंग स्किल, या ऑप्शन डी है लिसनिंग स्किल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइटिंग स्किल्स, क्योंकि यहाँ पर ऑडियो एड्स की बात हो रही है ना। तो राइटिंग स्किल यानी कि आपके लिखने के कौशल की बात हो रही है, तो इसको जो है ऑडियो एड्स के द्वारा पढ़ाया नहीं जा सकता। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। बाकी आप सुनकर, है ना, पढ़कर और बोलकर इसका यूज होगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ सब स्किल ऑफ स्पीकिंग। ऑप्शन ए है एफिशिएंसी, ऑप्शन बी है एक्यूरेसी, ऑप्शन सी फ्लुएंसी, ऑप्शन डी है नेचुरलिटी।
तो सब स्किल्स कौन सा है बोलने का? तो कौन सा नहीं है बोला ना, ध्यान दीजिएगा, मैंने भी गलत पढ़ लिया। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इफिशिएंसी जो है वो कोई सब स्किल नहीं है बोलने का, बाकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, है ना, यानी कि एक्यूरेसी मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका सटीकता, है ना। एक्यूरेसी मतलब हो जाएगा आपका बोलने का, बोलना जो है वो सटीक होना चाहिए। फ्लुएंसी यानी कि उसमें प्रवाह होना चाहिए जब आप बात कर रहे हो। और नेचुरलिटी तो होनी चाहिए, प्राकृतिकता, है ना, ये तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू, मतलब कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है बोला है। ऑप्शन ए है इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम्स, यानी कि नए लैंग्वेज आइटम्स को बताना, इंट्रोड्यूस कराना। ऑप्शन बी टेस्ट रिसेंटली टॉट आइटम्स, या फिर सिखाई गई चीजों को तुरंत ही उसका टेस्ट ले लेना। ऑप्शन सी टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपरली लर्न, या फिर मतलब कि जो चीजें आपको, जो चीजें आपने नहीं सीखी है ना, उन चीजों को क्या करना, दोबारा से उनको सिखाना, दोबारा से उन्हें टीच करना। ऑप्शन बी है टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स ऑलरेडी लर्न, या फिर जो आपने ऑलरेडी सीख चुका है उस आइटम्स, उस मतलब उन चीजों को क्या करना, दोबारा से सिखाना, जो चीजें आपने पहले से सीख रखी है। तो रेमेडियल टीचिंग का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब जिन चीजों को आपने नहीं सीखा है सही तरीके से, उन चीजों को आपको दोबारा से सिखाया जाए, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन राइटिंग, शी मे हैव, तो इसमें पूछा गया है कि कक्षा 5 की एक छात्रा को लिखने में कुछ समस्या हो रही है, उसे क्या हो सकता है ना, कौन सा जो है वो डिसेबिलिटी है उसे, ये पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है डिसग्राफिया, ऑप्शन बी डिस्फेजिया, ऑप्शन सी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उसे हम कहते हैं जब लिखने से संबंधित आपको डिसेबिलिटी हो तो उसको हम कहते हैं डिसग्राफिया, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूज ऑफ मल्टीमीडिया इन टीचिंग इंग्लिश विल, मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है अंग्रेजी शिक्षण में मल्टीमीडिया का यूज है, किस प्रकार है। ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, मतलब कि हो जाएगा यहाँ पास कि छात्रों की सीखने में रुचि बढ़ाएगा मल्टीमीडिया जो है आपका। या फिर ऑप्शन बी है मेक इंग्लिश इजियर, या फिर इंग्लिश को आसान बनाएगा। ऑप्शन सी मेक स्टूडेंट्स कंप्यूटर लिटरेट, या फिर छात्रों को जो है कंप्यूटर का साक्षर बनाएगा। ऑप्शन डी है मेक टीचर लेजी, मतलब कि शिक्षक को आलसी बनाएगा, तो ऐसा तो है ही नहीं। तो अंग्रेजी पढ़ाने में मल्टीमीडिया का उपयोग क्या करेगा इन चारों ऑप्शन में से, तो वो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, ठीक है, मतलब कि छात्रों की सीखने में क्या करेगा, रुचि को बढ़ाएगा, ठीक है, मल्टीमीडिया। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, एन असेसमेंट डन एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम्स इज नोन, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा असेसमेंट यानी कि आकलन है जो लगातार मतलब कि निश्चित अंतराल में होता रहता है ना, इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन बी है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी है असेसमेंट एज लर्निंग, या ऑप्शन डी है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो उसे हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि एफए कहते हैं। ठीक है, ये पूरे शिक्षण के दौरान बीच बीच में किया जाता है। ठीक, एफए जो है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं इसको हम, क्या कहते हैं, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट among the principles of language teaching, निम्नलिखित में से कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में से नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड वोकाबुलरी, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस।
तो नन ऑफ दिस तो हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नन ऑफ दिस इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉट बोल दिया है, कौन सा नहीं है, बट ये सभी तो होते हैं प्रिंसिपल लैंग्वेज टीचिंग के। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जरूर से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी एक अप्रोच पूछ देगा, मतलब कोई भी एक प्रिंसिपल पूछ देगा दे के, तो आप ये प्रिंसिपल लोग को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट शुड अ लैंग्वेज टीचर डू व्हेन टीचिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। मतलब कि शिक्षक को क्या करना चाहिए जब वह समावेशी कक्षा में होता है। ऑप्शन ए है आस्किंग स्मार्ट स्टूडेंट्स टू टेक केयर ऑफ वीक स्टूडेंट्स। मतलब कि जो होशियार छात्र हैं, स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो होशियार छात्रों से कमजोर छात्रों की देखभाल करने के लिए कहना। ऑप्शन बी, हेल्पिंग देम इन द लर्निंग प्रोसेस बाय यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। या फिर विभिन्न शिक्षण विभिन्न शिक्षण विधियों को ना, टीचिंग मेथड्स, विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करके सीखने की प्रक्रिया में जो है उनकी मदद करना। ऑप्शन सी है suggesting the principals to appoint a special teacher to solve their problems। या फिर जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल हैं उनको उनकी जो समस्याओं को हल करना है, मतलब बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिए एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति करने का क्या करना, सजेस्ट करना। ऑप्शन डी है टेल देम टू स्पेंड 6 hours ऑफ स्कूल क्वाइटली। या फिर उन्हें स्कूल के 6 घंटे चुपचाप बिताने के लिए कहना। तो मतलब कि शिक्षक को क्या करना चाहिए जब वह समावेशी कक्षा में होता है, तो ये शिक्षक को पता होना ही चाहिए जब वे समावेशी कक्षा में होता है कि सबकी क्षमता और सोच अलग अलग होती है सभी बच्चों की, है ना। तो उसके लिए तो डिफरेंट टीचिंग मेथड का ही यूज किया जाएगा, जाहिर सी बात है, ताकि सभी बच्चों को समझ में आ पाए सभी चीजें, है ना। जैसे किसी बच्चे को इस मेथड से समझ में आ रहा है, तो किसी बच्चे को किसी दूसरे मेथड से समझ में आएगा, तो उसको इसलिए उसे डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए ताकि सभी बच्चे जो है उसे सीख सकें। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विभिन्न शिक्षण विधियों के द्वारा विधियों का उपयोग करके सीखने की प्रक्रिया में क्या करना चाहिए, हमें स्टूडेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे टोटल 15 एमसीक्यूज आज के। तो आपको इन 15 एमसीक्यूज में कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हो पाए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा मुझसे। और इस वीडियो में लिए गए सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।